हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी के जो मीनिंग और जो फंक्शन और सप्लाई का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके बारे में। तो आइए, इसका थर्ड पार्ट है, तो आइए देखते हैं। और प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 91% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते देखते हैं सब्सक्राइब नहीं किए करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको समझ में आए। एक नोटबुक साथ लेके बैठा कीजिए, जो पॉइंट मैं बताता चलता हूँ उनको अपनी लैंग्वेज में या कैसे भी उनको नोट करते चलें, ठीक है। और इस वीडियो की है ना थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देखा नहीं, क्योंकि ये बुक की पीडीएफ से मैंने ली हुई है, तो जिसके कारण है ना काफ़ी बार ब्लर दिखता है। तो ठीक है, देखते हैं। अब आगे देखते हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है या नहीं, मैं बता देता हूँ। आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारे मॉनेटरी सिस्टम को अच्छी तरीके से मैनेज करता है। तो अब देखते हैं ये मॉनेटरी सिस्टम है क्या। भारतीय मौद्रिक प्रणाली को कागज मुद्रा मान या प्रबंधित मुद्रा मान यानी कि मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कागजी करेंसी का भारत में प्रमाणिक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारी करेंसी है वो मैनेज करेंसी स्टैंडर्ड के रूप पे आधारित है, और भारत में जो कागज़ वाली करेंसी यूज होती है, जैसे नोट यूज होते हैं, ये हमारे प्रमाणित मुद्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रमाणिक मुद्रा क्या है। प्रमाणिक मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका सरकार या मौद्रिक अधिकारी के आदेश द्वारा अर्थव्यवस्था में परिचालन होता है। इसी प्रयोग द्वारा सरकार अपने दायित्वों को पूरा करती है। तो आप देखते होंगे नोट के ऊपर लिखा रहता है कि मैं धारक को 2,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये सारे हमारे या तो गवर्नमेंट ये दे रही है या आरबीआई का गवर्नर ये आदेश दे रहा है कि इस तरीके से कि ये नोट चलाए जाएं, और एक अर्थव्यवस्था में इसी तरीके से प्रचलन होता है। तो आप समझ गए होंगे स्टैंडर्ड मनी का क्या होता है। इसके बाद है कागजी पत्र। करेंसी के साथ धात्विक सिक्के भी चलन में होते हैं। भारत में धातु के सिक्के व कागजी दोनों ही साख मुद्रा है। अंतर केवल इतना है कि सिक्के छोटे मूल्यांकन और कागज नोट बड़े मूल्यांकन के आधारित। तो बिल्कुल हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर दोनों प्रचलित है। सिक्के भी चलते हैं और कागजी मुद्रा भी चलते हैं, बट फ़र्क उनके अंदर अंतर इतना है कि हमारे जो कागज़ के नोट है वो ज़्यादा वैल्यू के होते हैं, और जो हमारे सिक्के हैं वो छोटे वैल्यू के होते हैं। ठीक है, इसके बाद है, हाँ, इन चीज़ों को भी ध्यान देखिए। भारत में सिक्के सीमित विधि ग्रह यानी कि लिमिटेड लीगल टेंडर है, यानी कि लिमिटेड जो सीमित है, भारत में जो सिक्के हैं ना वो सीमित है, और जो कागजी नोट है वो अनलिमिटेड है। इसका अर्थ है कि भुगतानों का निपटान करने के लिए सिक्कों का प्रयोग केवल एक सीमा तक ही किया जा सकता है। पता है, जैसा कि समझ में आ रहा होगा, वो लिमिटेड लीगल टेंडर यानी कि बहुत, तो अगर ज़्यादा मुद्रा में है तो हम ज़्यादा सिक्के नहीं ले जा सकते, एक सीमा तक ही उसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा विपरीत कागजी नोटों के रूप में भुगतानों का निपटान करने हेतु उनका प्रयोग असीमित मात्रा में किया जाता है। आपने काफ़ी बार यूट्यूब पे वीडियो भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि उसको कुछ पे करना है, तो वो पता नहीं कितना 2 लाख सिक्के ले गया और उनको पे कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता, एक लिमिटेड चीज़ होती है हर बैंक की या सब जगह की, कि वो इतने ही लिमिटेड रुपए सिक्के में स्वीकार कर सकते हैं, तो हम उतना ही उनको दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कितना ही रुपए ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। इसके बाद है, भारत में नोट जारी करने की क्या व्यवस्था है। अब देखेंगे भाई, अब जैसे दूसरे देशों में भी ये सिस्टम है, तो भारत में भी इसी तरीके का सिस्टम है कि भाई हम कुछ सोना रख के या कुछ और कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ या कुछ वैल्यूएबल चीज़ रख के हम नोट छापते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया में कैसे है। भारत में नोट जारी करने की व्यवस्था को न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। समस्त जारी की गई करेंसी के पीछे न्यूनतम सोना या विदेशी मुद्रा सुरक्षित कोष में रखी जाती है। ठीक है, इस संदर्भ में 2 बातें अवश्य नोट करें। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जैसे और देशों में होता है, इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है कि हम जितना नोट छापते हैं उसके बराबर सोना या फिर जो हमारा फॉरेन रिजर्व होता है या विदेशी मनी होती है उनको हम रिजर्व में रख लेते हैं और फिर नोट छापते हैं। तो देखते हैं कैसे। सुरक्षित कोष में सोने की मात्रा न्यूनतम 115 करोड़ होती है और विदेशी प्रतिभूतियों का मूल्य 85 करोड़ होता है। ठीक है, यानी कि सुरक्षित कोष है, उसके अंदर हम सोने की मात्रा तो हम 115 करोड़ रुपए तक की रख सकते हैं, और विदेशी मुद्रा की जो प्रतिभूतियाँ है वो 85 करोड़ तक रख सकते हैं। तो ये कुल सुरक्षित कोष का मूल्य हो गया 200 करोड़। तो ये सुरक्षित कोष चलन
में करेंसी के अनुपात में नहीं होते हैं। मतलब ये सुरक्षित कोष मतलब करेंसी में छाप रहे हैं उस अनुपात में नहीं होंगे, बट ये इस तरीके से इनको छापा जाता है। लोगों के पास जितनी भी मुद्रा होती है वह सब साख मुद्रा ही होती है। इसे जारी करने वाली संस्था इस मुद्रा को सोने व चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकती है। सुरक्षित कोष में सोना केवल कागजी मुद्रा के आधार है। इस कागजी नोटों को सोने में परिवर्तित करने वाला भंडार नहीं है। अब हम सोचते होंगे, काफ़ी बार आप देखते होंगे कि भाई जो सरकार ने इतना रुपए रख रखा है तो उसको सरकार ने रिजर्व में रख रखा है सोना, तो हम इन सारे नोटों को पूरे देश से मंगा ले और सोने में कन्वर्ट करवा ले। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मुद्रा के आधार के ऊपर ही रखा जा सकता है। हम उनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह कागजी नोटों को सोने में परिवर्तित करने वाला भंडार नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हो, यानी कि हम एक तरीके से लिमिटेड रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी वैल्यू होती जाती है हम उनको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक भंडार नहीं लगा रखा है कि हमने, जैसे मान लीजिए हमारे देश में जितनी करोड़ मनी चल रही है तो उतना ही हमने सोना रिजर्व बैंक के पास रख रखा होगा या कहीं और रख रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस वो अधिग्रहण करने के लिए कुछ टाइम के लिए रखते हैं। ठीक है, आपको यह विदित होना चाहिए, भारत के सभी कागजी नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, किंतु 1 रुपये का नोट भारत और सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इन्हें इंडियन कोइनेज एक्ट के अधीन जारी किया जाता है, किंतु समस्त करेंसी नोट आरबीआई ही इशू करता है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली मुद्रा एक साख मुद्रा है। भारत की करेंसी इनकन्वर्टेबल है, अर्थात जारी करने वाला प्राधिकरण इसे सोने चांदी में परिवर्तित नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल, हम पैसे देख के मतलब कि सारे रुपए को वापस आरबीआई मंगा के इनको कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये बस एक ओनली एक स्टैंडर्ड होता है कि नोट छापे ताकि हमारी जो भी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, मतलब कि और सारी चीज़ें वो कंट्रोल में रह सके। इसके बाद है मुद्रा की पूर्ति। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, तो व्यापारिक बैंक मुद्रा की पूर्ति करते हैं। और आगे देखते हैं क्या है। मुद्रा के उत्पादक कौन होते हैं। मुद्रा के उत्पादकों से अभिप्राय मुद्रा की पूर्ति करने वालों से। भारत में मुद्रा की पूर्ति करने वाले देश की सरकार, देश की बैंकिंग प्रणाली जिसमें केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक शामिल होते हैं। ठीक है, तो कोई आपको बोले कि भाई केंद्रीय बैंक तो उनको इशू करता है यानी कि बनाता है, लेकिन जो हमें सप्लाई हमारे पास पहुंचाता है वो तो हमारे देश के व्यापारिक बैंक ही हैं। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक धारणा है। इससे अभिप्राय किसी एक समय बिंदु पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। तो जो हमारी कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का, उसका बस इतना सा आधार है कि हम इसे एक स्टॉक के रूप में ले सकते हैं। इससे अभिप्राय एक समय यानी कि एक बिंदु के ऊपर एक टाइम पीरियड के अंदर लोगों के पास किस प्रकार की मुद्रा है और उसका स्टॉक कितना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या है। मुद्रा की पूर्ति में न तो सरकार के पास मुद्रा के स्टॉक और न ही देश में समस्त बैंकों के पास मुद्रा के स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि सरकार के जो मुद्रा का स्टॉक है ना तो उसको शामिल करेंगे और बैंकों के पास जो स्टॉक है ना उसको शामिल करेंगे। देश की सरकार, समस्त बैंकिंग व्यवस्था वास्तव में मुद्रा की आपूर्ति करने वाले होते हैं, अतः इनके पास पड़ी मुद्रा को लोगों को मुद्रा का स्टॉक का भाग नहीं माना जाता। यानी कि बिल्कुल जो हमारे पास सरकार के पास और बैंकों के पास जितनी भी मनी है उनको हम स्टॉक का मतलब कि मुद्रा का स्टॉक नहीं मान सकते हैं। मुद्रा की पूर्ति मुद्रा के केवल उस स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है जो लोगों के पास होता है, न कि जो मुद्रा की आपूर्ति करने वालों के पास होता है। तो इससे अर्थात ये है कि जो लोगों के पास स्टॉक है या लोगों के पास जो मनी है उसी को शामिल किया जाएगा, ना कि आपूर्ति करने वालों को किया जाएगा। दूसरे शब्दों में मुद्रा की पूर्ति का अर्थ जनता के पास मुद्रा का स्टॉक है जो मुद्रा की मांग करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति है वो जनता के द्वारा जो मुद्रा का स्टॉक है उससे है जो मुद्रा की मांग करते हैं। इसके बाद आ गए हमारा मुद्रा की पूर्ति के माप। अब हम मेजरमेंट करेंगे किसका, मनी का, कि हम किस तरीके से मनी की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो मनी की मेजरमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ बैंकिंग चीज़ें हैं उनको समझाऊंगा, जैसे सावधि जमा यानी कि जो एफडी होती है, मांग जमा, इनमें अंतर क्या होता है। देखो
सावधि यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट सदा समय की एक निश्चित अवधि के लिए होती है। 1 वर्ष के लिए निश्चित अवधि जमा, यानी कि एक निश्चित फिक्स टाइम के लिए हम जो पैसा कहीं जमा करते हैं वो हमारी एफडी कहलाती है। इसके बाद मांग जमाएं, समय की एक निश्चित अवधि के लिए नहीं होती है। निश्चित अवधि जमाओं में जमाकर्ता जब चाहे मुद्रा निकलवा नहीं सकते हैं, जबकि मांग जमाओं में वे जब चाहे तब मुद्रा निकलवा सकते हैं। बिल्कुल, एफडी के अंदर आपने टाइम पीरियड जैसे 3 साल के लिए कोई एफडी कर दी कितने रुपए की, तो उस पे जो सर्टेन इंटरेस्ट है, निश्चित इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट से आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपको उस बीच में तुड़ा लेते हैं या बीच में आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको एक भी रुपये इंटरेस्ट नहीं मिल सकता, आप बीच में रुपये नहीं कढ़वा सकते। जबकि डिमांड डिपॉजिट के अंदर कभी भी आप रुपये जाके बैंक में कढ़वा सकते हैं। इसके बाद है सावधि जमा, चेक द्वारा निकाले जाने वाली जमाएँ नहीं है। इन जमाओं को चेक द्वारा नहीं निकाल सकते, जबकि मांग जमाओं को बिल्कुल। जो चेक होते हैं वो एफडी का जो पैसा है वो चेक द्वारा नहीं निकाल सकते, लेकिन जो हमारी डिमांड डिपॉजिट है उनको हम चेक द्वारा निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी ऑफ सप्लाई का। इसके अंदर M1, M2, M3, M4 इन 4 तरीक़ों से हम मनी की मेजरमेंट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले M1 जनता के पास जितनी करेंसी है प्लस मांग जमाएं, जो मैंने बताया अभी डिमांड डिपॉजिट कर रहे हैं जो, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, जो भी अदर जो हमारे सेंट्रल बैंक है उसके पास जो अन्य जमाएं हैं वो, ये सारी चीज़ें हमारी मनी M1 के अंदर आती है। अब देखेंगे जनता के पास जो करेंसी है उसको हम सी से डिनोट करेंगे, तो सी से करेंसी हो गई विद पब्लिक, इसमें सिक्के विक्के सब कुछ आ गए। उसके बाद है डिमांड, डीडी, जिसको डीडी बोलते हैं, आपने बोला भी होगा कई बार कि मुझे डीडी बनाना है, तो डिमांड डिपॉजिट होता है। जनता की मांग जमाएं जो व्यापारिक बैंकों में जमा होते हैं, इन जमाओं को मांगने पर चेक द्वारा निकलवाया जाता है या किसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया हमारा ओडी यानी कि अदर डिपॉजिट्स हो गए। तो इनमें निम्नलिखित आरबीआई के पास जो भी चीज़ होता है, आरबीआई के पास सार्वजनिक वित्तीय संस्था जैसे आईडीबीआई की मांग जमा, यानी कि जो आईडीबीआई है उसकी जितनी भी डिपॉजिट है उन चीज़ों को शामिल करेंगे। केंद्रीय बैंकों तथा विदेशी सरकारों की मांग जमाएं, जो भी विदेशी कोई सेंट्रल बैंक है या कोई विदेशी सरकार की जो हमारे पास डिपॉजिट पड़े हैं उनको शामिल करेंगे। या फिर आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की जो डिपॉजिट है इनको। तो ये सारी चीज़ें हमारी M1 के अंदर आती हैं। अब विशेषकर ओडी में निम्नलिखित शामिल नहीं किया जाता है। अब देखेंगे कि ओडी के अंदर क्या शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, देश की सरकार आरबीआई के पास जमाए, देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जमाए। तो कहने का मतलब है जो देश की सरकार की आरबीआई के, जो मान लीजिए अब हमारी करंट की गवर्नमेंट है बीजेपी, तो इनकी जो सरकार की जो भी जमाएं हैं वो अगर आरबीआई के पास शामिल है तो उनको शामिल नहीं करेंगे। दूसरों, देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जो भी रुपए हैं या चीज़ें उनको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि M1 समझ में आया होगा। इसके अंदर हम जनता की करेंसी, दूसरी जितनी भी हमारी डिमांड डिपॉजिट है, और आरबीआई, जैसे आरबीआई आपको पता है सरकारी काम करती है, तो उन आईडीबीआई के तहत जो भी मांग जमाएँ हैं, विदेशी बैंक है, विदेशी सरकार है, उनकी जमाएँ हैं, या फिर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की जमा, ये चीज़ शामिल करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की जो जमा है उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है केवल शुद्ध मांग जमाएं मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित की जाती है, यानी कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूड इन मनी, यानी कि वाणिज्य जो कमर्शियल बैंक है उनकी मांग जमाओं को, वह मांग जमाओं में अंतर क्या होता है, यानी कि ग्रोस में और नेट में क्या अंतर होता है। तो कुल मांग जमाओं में अंतर बैंकिंग दावों में एक बैंक का दूसरे बैंक पर दावा सम्मिलित होते हैं। शुद्ध मांग जमाओं में कोई अंतर बैंकिंग दावे नहीं होते हैं, यानी कि जब भी ग्रोस की बात आएगी उसके अंदर कोई बैंक दूसरे बैंक के ऊपर कुछ शुद्ध मांग में कुछ दावा करेगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इस मेरे पास हैं, तो ये सारी चीज़ें होगी। और नेट में कुछ जमा नहीं होगी, बस यही एक में। इसके बाद है M2 मेजरमेंट। M1 की तुलना में ये मुद्रा की पूर्ति की व्यापक धारणा है। इसमें सभी घटकों के अतिरिक्त इसमें डाकखानों में लोगों की बचत को भी शामिल किया जाता है। अब देखो, जितनी भी चीज़ें हमने M1 में पढ़ी थी वो हमारी करेंसी हो गई, चाहे हमारी बैंक ड्राफ्ट हो गई, ओडी हो गई, या मतलब कि जो भी डीडी हो गई। अब इसके अंदर हम बैंक, जो डाकखाना का बैंक है, उनको, उनकी जमाओं को इसके अंदर मिला देंगे तो हमारा M2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे M3 मेजरमेंट क्या है।
M1 की तुलना में यह भी मुद्रा की व्यापक धारणा है। M1 के सभी घटकों के अतिरिक्त व्यापारिक बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है। अब देखो वहाँ पे हमने फर्स्ट उसके अंदर DD की बात की थी, ज़्यादातर DD की बात की थी और करेंसी की बात की थी जो नकद में होती थी या फिर डिमांड डिपॉजिट होती थी। लेकिन इसमें M3 के अंदर क्या होगा, अब M3 के अंदर हमारी M1 प्लस जो भी हमारी वह कॉमर्शियल बैंकों के पास जो हम FD कराते हैं उसको शामिल करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी था। M1 मैंने आपको अच्छे से समझाया, M2 में डाकखाना आ जाएगा, M1 प्लस M3 में M1 आ जाएगा, साथ साथ FD आ जाएगा जो हमारे कॉमर्शियल बैंक के साथ है। ठीक है, और M4 समझने से पहले हम देखते हैं देश के कुल मौद्रिक साधन। हमारे देश के पास जो मौद्रिक साधन है, यदि देश की मुद्रा पूर्ति को M3 द्वारा मापा जाता है तो इन्हें देश के कुल मौद्रिक साधन कहा जाता है। यानी कि अगर हम M3 से अगर हम देश की मुद्रा को मापेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, M3 कहलाएगा। ठीक है, और ये हमारा मौद्रिक साधन होते हैं किसी भी देश, मतलब हमारे देश के। इसके बाद है M4। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझेंगे। यह मुद्रा पूर्ति की और भी अधिक व्यापक धारणा है, वास्तव में M3 से भी अधिक व्यापक है। M3 के सभी घटकों के अतिरिक्त इसमें डाकखानों की जमा, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट NSC के अतिरिक्त को शामिल किया जाता है। ठीक है भाई, अब NSC क्या होता है? NSC होता है राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट। क्या होता है कि आपने देखा होगा डाकखानों में हम पैसे जमा करते हैं और हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हम वहाँ मतलब कि छोटी छोटी अपनी बचतों को इकट्ठा कर देते हैं। तो M4 के अंदर M3 और जो भी हमारे डाकखानों की कुल बचत है NSC को छोड़ के, जो सर्टिफिकेट हम छोटे लेवल पे हम बचत करते हैं राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, उसको छोड़ के जितनी भी जमाएँ हैं वो हमारी M4 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। आधुनिक युग में मुद्रा की पूर्ति सरकार, केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक करते हैं। भारत में सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपये का जारी नोट करता है तथा सिक्के डालता है। भारत में मुद्रा जारी करने का मुख्य कार्य केंद्र बैंक करता है। भारत का केंद्रीय बैंक न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर करेंसी जारी करता है। रिजर्व बैंक को 200 करोड़ का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखनी पड़ती है। इनमें से 115 करोड़ का सोना आवश्यक है। और व्यापारिक बैंक जमा के आधार पर साख व मुद्रा की पूर्ति का निर्माण करते हैं। व्यापारिक बैंक लोगों को साख प्रदान करते हैं, इससे मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जब वे साख का संकुचन करते हैं तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार ही व्यापारिक बैंकों की मुद्रा की पूर्ति का विस्तार व संकुचन करना पड़ता है। यानी कि ये पूरा हमारा एक तरीके से निष्कर्ष है जो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि भाई हमारे जो भी मुद्रा की पूर्ति या तो वो गवर्नमेंट करेगी या हमारे सेंट्रल बैंक करेंगे या हमारे कमर्शियल बैंक करेंगे। और जो भी हमारे सिक्के हैं और 1 रुपये का नोट है वो हमारा वित्त मंत्रालय या भारत सरकार जारी करेगी। ठीक है, और RBI एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत 200 करोड़ के नोट छापने के लिए क्या करेगी, 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा रख के और उनको करेगी। और साख व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक में वो व्यापारिक बैंक डिमांड डिपॉजिट के आधार पर साख बढ़ाएंगे, लोगों को लोन प्रदान करेंगे। इसके विपरीत वो जब भी देश में अगर कुछ दिक्कत आ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है तो मनी को कम कर देंगे सप्लाई को, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो डिफ्लेशन हो रहा है तो मनी की ज़्यादा सप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मुद्रा की आदर्श पूर्ति यानी कि आइडियल सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है। अब देखो इसके अंदर मैं आपको पहले ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता दूं, कुछ लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं कि आप सिर्फ पढ़ते हो बताते नहीं हो। इसके अंदर RBI देखता है कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है तो वो नोट की सप्लाई को कम या ज़्यादा कर देता है, या डिफ्लेशन है, मंदी है तो नोट की सप्लाई को क्या कर देता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, देखेंगे। मुद्रा की पूर्ति का कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए व्यापारिक क्रिया, उत्पादन, रोजगार भी प्रभावित होते हैं। इस प्रश्न उत्पन्न होता है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति में बिना किसी साधन को खाली रखे हुए जितना उत्पादन होता है उसे खरीदने के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी। मुद्रा की यह पूर्ति ही आदर्श पूर्ति कहलाएगी। इस पूर्ति के फलस्वरूप देश की उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग करना संभव होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति
आधास्फूर्ति से अधिक होगी तो पूर्ण रोजगार की स्थिति में कीमत बढ़ने लगेगी और इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी। तो देखेंगे इसके अंदर देखो, जो मुद्रा की पूर्ति का कुल व्यय पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल जो भी हमारा टोटल व्यय है, एक्सपेंडिचर है या वो है, उसका मुद्रा की सप्लाई से बिल्कुल इफेक्टेड होता है। इससे हमारी जो भी हमारी ट्रेडिंग क्रियाएं हैं, उत्पादन है, प्रोडक्शन है और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल प्रभावित होता है। इससे एक उत्पन्न होता है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति बिना किसी साधन को खाली रखे हुए जितना उत्पादन होता है उसे खरीदने के लिए उतना ही मुद्रा की आवश्यकता होती है। यानी कि पूर्ण रोजगार की जब स्थिति होगी तो हम जितना भी हम उत्पादन करेंगे, अगर उसको खरीदना है तो हमें भाई मनी की तो आवश्यकता होगी। तो मुद्रा की पूर्ति ही आदर्श पूर्ति कहलाई, यानी कि मुद्रा की यह पूर्ति हमारी एक आइडियल सप्लाई कहलाएगी। ठीक है। यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से अधिक होगी, यानी कि अगर कोई सप्लाई है और वो एक लिमिटेड है, मान लीजिए 100 करोड़ की सप्लाई करनी है, लेकिन केंद्रीय बैंक 150 करोड़ या 120 करोड़ की सप्लाई कर रहे हैं, तो ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी कि महंगाई वो आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ने लगेगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा की पूर्ति आदर्श पूर्ति से कम है तो कीमत कम हो जाएगी और मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो देश में बेरोजगारी फैलेगी। तो मुद्रा की पूर्ति केवल इतनी होनी चाहिए कि जिस देश में उत्पादित सभी वस्तुओं की बिक्री हो सके, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति ना हो। देश में केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य मुद्रा की पूर्ति के उचित स्तर को बनाए रखना भी, यानी कि बिल्कुल जो सेंट्रल बैंक है उसकी एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे देश में मनी है उसकी जो आइडियल सप्लाई है उसको बरकरार रखे, देश में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल रखे। और यह ध्यान रखना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति में किए जाने वाले परिवर्तन का कुल व्यय पर तभी प्रभाव पड़ेगा जब जनता मुद्रा को नकद के रूप में अपने पास रखकर उसे खर्च कर देती है। बिल्कुल जो भी मुद्रा की पूर्ति उसे हम जब भी चेंजमेंट करेंगे तो कुल व्यय पर, जो मतलब कि हमारा एक्सपेंडिचर है उस पर जब प्रभाव पड़ेगा जब जनता को नकद के रूप में अपने पास न रखकर उसको खर्च करेगी। बिल्कुल अगर वो खर्च नहीं करेगी तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जनता के नकद कोषों में परिवर्तन होता है। जनता अपनी परिसंपत्ति को मौद्रिक, वित्तीय और वास्तविक संपत्ति के रूप में रखती है। बिल्कुल रखती है जी। मौद्रिक का मतलब कि एक तो हमारे कैश में हो गया, फाइनेंशियल वित्तीय होगी जो भी हमें फाइनेंस उधार वगैरह लेते हैं, रियल जो रियल मनी हो गई या रियल संपत्ति होगी जैसे हमारी एसेट्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने पर जनता की मौद्रिक परिसंपत्ति में भी परिवर्तन होता है, तो इनकी कीमत बढ़ेगी, ब्याज की दर कम होगी, ब्याज की दर कम होने पर निवेश वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है। तो ये कहने का अर्थ है कि जनता मौद्रिक संपत्ति में परिवर्तन होने पर वास्तविक संपत्ति से मकान, कार, टेलीविजन आदि पर अधिक खर्च करेगी, कुल व्यय में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि जनता अपनी मौद्रिक संपत्ति का नकदी को वित्तीय संपत्ति से शेयर, प्रतिभूतियाँ आदि खर्चने पर करती है तो इनकी कीमत बढ़ेगी, ब्याज दर बढ़ेगा, ब्याज की दर कम हो जाए कीमत बढ़ेगी, ब्याज की दर कम हो जाएगी, ब्याज की दर कम होने से इन्वेस्टमेंट होगा और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझ में आए होंगे। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ यार पूरा देखा कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।